हेलो बच्चों, हम लोग एनटीएसपी टेस्ट का 509 का फर्स्ट पार्ट अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर दिया गया थर्मोमेट्री से। फॉल्टी थर्मोमीटर है, और जो फॉल्टी थर्मोमीटर होता है ये फिक्स्ड पॉइंट्स जो हमारे होते हैं, क्लासिकल थर्मोमेट्री में दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा बेटा अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो फॉल्टी थर्मोमीटर है वो जब रीडिंग लेता है तो जो 0 है उसको कितना पड़ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में फॉल्टी है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की बजाय क्वेश्चन में कुछ और लिखना चाहिए था, तो कंफ्यूजन नहीं होता। तो अभी आप एक काम कर लीजिए, फॉल्टी वाले को यहाँ पर F मान करके चलते हैं। ठीक है, तो फॉल्टी को हम लोगों ने यहाँ पर F मान लिया है, और क्योंकि डिग्री सेल्सियस स्केल दूसरा वाला भी है, तो डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 को फॉल्टी वाला कितना पड़ रहा है, मान लीजिए 5 डिग्री F, और अपर फिक्स्ड पॉइंट को यही फॉल्टी थर्मोमीटर कितना रीड कर रहा है 95 F। ठीक है, तो 0 को रीड कर रहा है 5 और 100 को रीड कर रहा है 95। तो कह रहा है कि जब ये फॉल्टी वाला थर्मोमीटर 64 डिग्री रीड करेगा तो उस वक्त जो डिग्री सेल्सियस स्केल है उसमें टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो यहां पर ये रीड कर रहा है बेटा 64 F और फॉल्टी। तो अभी ये 0 यहां पर कितना डिग्री सेल्सियस रीड करेगा ये हम लोगों को बताना होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर C रीड कर लेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री बेटा क्या बोलता है कि कोई भी टेम्परेचर का स्केल अगर आपके पास में है वो टेम्परेचर के साथ हमेशा लीनियर रिलेशन में होता है, और टेम्परेचर स्केल, जो टेम्परेचर स्केल है बेटा वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर स्केल के साथ लीनियर रिलेशन में होगी, और जो टेम्परेचर स्केल कोई सा भी हो, चाहे डिग्री सेल्सियस हो या कोई फॉल्टी थर्मोमीटर हो, केल्विन हो, फ़ारेनहाइट हो, कोई भी थर्मोमीटर जो अगर लिया जाएगा उसमें हमेशा रेशियो ऑफ चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो थर्मोमेट्री का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी टेम्परेचर स्केल पर दो टेम्परेचर के बीच का जो चेंज होता है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बेटा वही रूल हम लोग यहां पर लगाएंगे। तो ऊपर हम लोगों ने एक बार किया है 100 माइनस C और डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। एक बार हम लोगों ने ये डिफरेंस लिया 100 माइनस C और इधर डिफरेंस लिया हम लोगों ने 100 माइनस 0, और वही डिफरेंस अगर हम लोग सामने के लिए लेंगे तो फिर अपने पास में कितना आ जाएगा 95 माइनस 64 और डिवाइडेड बाई 95 माइनस 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बस यही टेम्परेचर हम लोग को मिल जाएगा। तो इधर बच्चा बेटा 100 माइनस C डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू, इधर अपने पास में कितना बचेगा 1 और 3 31 और डिवाइडेड बाई 90। 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया, 900 माइनस 9C इज इक्वल्स टू 310। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा 9C इज इक्वल्स टू 900 और माइनस हो जाएगा 310। तो यहां पर ये आ जाएगा अपने पास में 0 और 9 और 590 इज इक्वल टू 9C। तो C बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड हम लोग कर देंगे 6 टाइम्स, फिर 5.5 टाइम्स। ठीक है, तो अपने पास जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा इसके लिए कितना आ जाएगा 65.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसा चेंज का रेशियो ऊपर के लिए बनाना होगा बिल्कुल वैसा ही चेंज का रेशियो दूसरे वाले स्केल के लिए बनाना होगा। तो थर्मोमेट्री का प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी भी टेम्परेचर स्केल पर आप जाएंगे तो जो भी दो टेम्परेचर के चेंज का जो रेशियो बनेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास में, ऑक्सीजन बॉयल कर रहा है माइनस 183 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो स्केल का कन्वर्जन है, आप लोग को पता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, और अगर केल्विन में लिखना होता वो भी लिख देते।
तो अभी अपने पास सारे ऑप्शंस डिग्री फ़ारेनहाइट में ही है, तो फिर इसलिए हम लोग यहीं से सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 183 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32। एफ हम लोग को निकालना है, माइनस का किया 32 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, एफ बेटा हम लोग को पता करना है, 9 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 27 और 74। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5f और माइनस हो जाएगा 32 इंटू 5 160। ये याद कर लो, कई बार 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 इस्तेमाल आता है। तो 32 इंटू 5 कितना हो गया 160। तो इधर ये माइनस में लिखा हुआ इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5f इज इक्वल्स टू माइनस का 1647 और प्लस हो जाएगा इधर जाकर के 160। तो 160 प्लस होगा तो फिर इसको हटा देते हैं यहां से, तो निगेटिव में ही अपने पास बचेगा 5f इक्वल्स टू कितना बचेगा इधर 7 और 8 और फिर इधर 5 में से 1 गया तो 4 और इधर 1, तो माइनस का 1487। तो अपने पास में f की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1487 और डिवाइडेड बाई 5। तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस से 2 बार पहले जाएगा 5 से, 10 और 4 ठीक है 48 हो गया 48, 9 टाइम्स जाएगा माइनस का 297 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में इसका माइनस 297 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल था। अगला लिखा हुआ है ऑन हीटिंग अ लिक्विड फ्रॉम 273 केल्विन से लेकर के 353 केल्विन, डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 3 इधर 0 और 5 353 ठीक है 80 डिग्री सेल्सियस। केल्विन चेंज है तो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में सेम ही रहता है। तो अपने पास जो टेम्परेचर का चेंज है वो कितना आ रहा है 80 केल्विन का चेंज आया है, डिग्री नहीं लगेगा यहाँ पर, केल्विन है डिग्री सेल्सियस में लिख सकते थे। 80 केल्विन का चेंज यहां पर हम लोगों को मिला। तो बताना ये है कि जो मास एक्सपेल्ड हो गया है किसी लिक्विड का, ठीक है, तो वो कितना दे रखा है 1/50 ऑफ द मास स्टिल रिमेनिंग, द कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज। तो हम लोग को एपरेंट एक्सपेंशन बता देना है। एपरेंट एक्सपेंशन की बेटा बात वहां पर करी जाती जहां पर कंटेनर के साथ साथ लिक्विड भी एक्सपेंड कर रहा हो, कंटेनर भी एक्सपेंड कर रहा हो। तो यहां पर हमारे पास जो लिक्विड है वो भी एक्सपेंड कर रहा है, जो कंटेनर है वो भी एक्सपेंड कर रहा है। तो अपरेंट एक्सपेंशन की बात करेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा थीटा। जहां पर भी बेटा फ्रैक्शनल चेंज की बात आ जाए तो फ्रैक्शनल चेंज होता है चेंज अपॉन में इनिशियल। जैसे वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज है तो डेल्टा V अपॉन V, कोई क्वांटिटी A है तो A का फ्रैक्शनल चेंज है डेल्टा A अपॉन A। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज जब भी आपसे पूछा जाए यही लिखेंगे, और इसको लिखने का एक और सरल तरीका होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू, फाइनल माइनस, हाँ चेंज यही लिखा हुआ था अपॉन में इनिशियल वैल्यू। और अगर इसको डिवाइड कर दो तो देखो यहां पर अपने पास सबसे सरल तरीका यही आता है फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस 1। तो कभी भी फ्रैक्शन अगर आपको चाहिए तो हमेशा क्या करना है फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस 1। ठीक है, और अदरवाइज अगर सिंपली दिखाई पड़ रहा है जैसे यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम का है तो डेल्टा V अपॉन में V हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V अपॉन V, ये हम लोगों को कितना गिवन है 1/50। तो डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा। इसकी वैल्यू हम लोग को दी गई है 1/50 इज इक्वल टू गामा, हम लोगों को निकालना है, यही गामा एपरेंट है, यही हम लोगों को निकालना है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है बेटा 80। तो यहां से गामा एपरेंट की वैल्यू आ जाएगी 1/50 और इंटू 80। तो यहां पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आंसर बनेगा 50 इंटू 80। ठीक है, जो 1/50 था 80, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 5 40 ये हो गया,
और 2 जीरो इधर थी। अब 3 जीरो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3, लेकिन अगर 10 लिख लें पहले से ही तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई बचा 4, 10/4 यानी कि 2.5। तो आंसर अपने पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -4। और अल्फा बीटा गामा कोई भी हो, सभी की यूनिट होती है बेटा पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट बताइए क्या होती है? पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हम लोगों को अपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालना था, फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम का गिवन था। ऑन सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल 0 डिग्री टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 30 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल आपको कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो पूछा गया फ़ारेनहाइट पर इसका चेंज क्या हो जाएगा। तो जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर चेंज करते थे तो फार्मूला लिखा था C/5 इज इक्वल टू F-32/9, और लेकिन जब चेंज ऑन स्केल पर चलेंगे तो डेल्टा C/5 इज इक्वल टू डेल्टा F/9। तो वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा F इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा C, और 9/5 यहां पर डिग्री सेल्सियस का कितने का चेंज आ रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस का, तो 30/5। तो आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर चेंज कितना हो जा रहा है? सॉरी 54। यहाँ पर 5 से 6 टाइम्स ये कटा, और 6 इंटू 9 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन अपने पास में, द ग्राफ ए बी शोज द फिगर द प्लॉट बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ग्राफ बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना, जो भी y एक्सिस पर होता है उसको एक तरफ इक्वेशन में अकेला करना होता है, और जो x पर होता है वो सब दूसरी साइड में। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है जनरल, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हाँ, बाकी -mx प्लस सी या -mx माइनस सी जैसा भी होगा वो हम लोग बना सकते हैं। तो अभी रिलेशन क्या है? C/5 इज इक्वल टू F -32/9। तो यहां पर जरा समझिएगा, जिसको y एक्सिस पर रखना होता है उसे हम लोग एक साइड अकेला करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस एक साइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 5F/9, ठीक है, और माइनस हो जाएगा भैया 160। तो यहां से आप देख सकते हो y इज इक्वल टू mx और -c। तो इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो निगेटिव में जा रहा है, y एक्सिस को ये लाइन निगेटिव में कट कर रही है, और जो इस ग्राफ का स्लोप बन रहा है बेटा वो स्लोप है इसका 5/9, ठीक है। जो tan थीटा बनेगा उस ग्राफ का स्लोप बनेगा 5/9, ये रेशियो रहेगा इसका, है ना। तो इस ग्राफ का स्लोप जो बनेगा वो 5/9 हो जाएगा। ग्राफ में बस आपको इतना करना है, जिसको भी y एक्सिस पर रखना होगा वो एक साइड में अकेला रहेगा, है ना, और जो भी x पर रखना होगा वो सारा दूसरे साइड में कर देंगे। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा 100%, है ना। तो एब्सोल्यूट जीरो अगर है तो यानी 0 पॉइंट के बाद कितना भी लगाते चले जाइए हमेशा क्या मिलेगा? 0, और लास्ट में केल्विन ही रखना है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? प्योर 0 केल्विन। तो जब प्योर 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो आप लोगों को पता होगा कि जो मॉलिक्यूलर मोशंस होते हैं सारे के सारे बंद हो जाते हैं। इसीलिए किसी कंटेनर के अंदर अगर कोई आइडियल गैस भरी है तो जब मॉलिक्यूल्स चलेंगे नहीं तो उनकी टक्कर लगना बंद हो जाएगी, टक्कर नहीं होगी तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, प्रेशर नहीं बनेगा, फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइडियल गैस का फोर्स 0 हो जाता है, सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं शांत हो जाते हैं, तो इसका आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है वो भी 0 हो जाता है। तो आपको याद रखना, प्योर 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर सारे मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाते हैं, ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, और इसी के साथ साथ आइडियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो जल्दी से आप बता दीजिए 5 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन बोला है तो जब तक कुछ नहीं बोलेगा ऑक्सीजन एटम तो नहीं बोल रखा है, मॉलिक्यूल ही मान करके चलेंगे। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम पर मोल। ज्यादातर लोग 32 ग्राम बोल करके चुप हो जाते हैं। भैया जब भी मॉलिक्यूलर मास की बात करी जाएगी तो हम लोग 32 ग्राम पर मोल यहाँ पर बोलेंगे। तो 5 ग्राम है यहाँ पर मेरे पास में, तो इधर लिख दिया हम लोगों ने 5 ग्राम, और इधर हो गया अपने पास 32 ग्राम पर मोल।
तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5/32 मोल्स। और जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया 5/32 तो फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बस एन की वैल्यू को पुट करना था। सबसे इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से इस पूरे पेपर का, 5/32 आरटी। हाँ, न्यूमेरिकल्स में से पीवी इज इक्वल्स टू 5/32 आरटी। कुछ करना ही नहीं था, केवल 5 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स लिखना था, वो भी कैलकुलेशन में नहीं गए, है ना, एकदम सिंपली लिख दिया। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल ब्लॉक इज 4000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आंसर्स अपने पास सारे के सारे मीटर क्यूब में है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा सीसी, कांच वाली सीसी नहीं है, इसको सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर बोल दिया। तो 1 सीसी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन आपको जरूर याद रखना है। ज्यादातर लोगों से पूछ लो 1 लीटर कितना होता है, तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक 10 सेंटीमीटर को अगर आप मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसीमीटर। तो अगर 1 डेसीमीटर का अगर आप क्यूब कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1 लीटर के। ये आपको ध्यान से समझना है। एक 10 सेंटीमीटर कितना होगा, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर यानी इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा डब्बा बनेगा, यही तो 1 लीटर हो जाएगा भाई। 1 मीटर का क्यूब करोगे इतना इतना जाएगा, तो 1 मीटर का जो क्यूब होगा 1000 लीटर हो जाता है। तो 1 सीसी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो गया। और ये टेम्परेचर कितने पर दे रखा है, 273 केल्विन टेम्परेचर पर कोई जो मेटल ब्लॉक है उसका वॉल्यूम इतना गिवन है। और इसके लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो यहां पर भैया 1.8 कर लीजिएगा, तभी आपका आंसर मैच करेगा। 1.8 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन पर केल्विन दे रखा है। तो पूछा यह गया है कि 373 केल्विन पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो चलो यहां पर हम लोग निकालते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V गामा डेल्टा थीटा। जरा इनिशियल वॉल्यूम को भी आप यहां पर लिख दीजिए, 4000 था तो इनटू कर दिया हम लोगों ने 10⁻⁻6, तो ये बचेगा अपने पास में 4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये इसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया। अब चेंज इन वॉल्यूम लिखा जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू गामा की वैल्यू हो जाएगी भैया 1.8 इंटू 10⁻⁻6। और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 273 से 373 यानी कि 100 का। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अच्छा ठीक है बेटा, ये क्या दिया गया हम लोगों को, अल्फा गिवन है, और यहां पर हम लोग को क्या रखना है, गामा। तो इंटू 3 करना पड़ेगा, तो यहीं पर हम इंटू 3 भी कर ले रहे हैं। तो 1.8 इंटू 3 लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्फा है और यहां पर हम लोग को गामा इस्तेमाल करना है। तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 अल्फा। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा पहले 5.4 इंटू 4 और इंटू 10 की पावर, यहां से जरा देखिए कितना बन रहा है, 10⁻⁻³ माइनस का 6 माइनस का 9 हो गया, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9, और उसमें से 2 जीरो वाले चले जाएंगे, तो 10⁻⁻ का ये 7 बचेगा। ठीक है, तो 10⁻⁻7, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने सही यूनिट के साथ ली हुई हैं। ठीक है, तो माइनस का 7 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 4 8 और 4 इंटू 4 16, क्या हम भी कर रहे हैं, 4 इंटू 4 16 1 और 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 1। और इसमें अगर हम लोग डेसिमल लगा देंगे तो अभी एक ही डिजिट पर आ रहा है, और इंटू ये बन रहा है 10⁻⁻7। लेकिन बेटा हम लोग को इसको ऐड करना है उस वाले वॉल्यूम के साथ में, तो फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली पावर को भी हम लोग को -3 में कन्वर्ट करना है, यानी डेसिमल 4 डिजिट हमारा भी उधर जाएगा। तो 4 डिजिट अगर डेसिमल उधर चला जाए तो जो पावर -7 है वो पावर -3 रह जाएगी। तो ये बन जाएगा बेटा 0.00216 और इंटू हो जाएगा 10⁻⁻3। ये इतना वॉल्यूम का चेंज हो रहा है केवल। तो ये आ गया अपने पास डेल्टा भी। तो आप बता सकते हैं यहां से फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
V डैश बराबर इनिशियल वॉल्यूम और प्लस जितना वॉल्यूम में चेंज हुआ। तो इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ और प्लस इसी में ऐड कर देंगे 0.002 तो इंटू 10⁻³ है, तो 10⁻³ दोनों साइड से कॉमन ले लिया तो अपने पास आंसर हो जाएगा फाइनली 4.002 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहां से जो है आपके पास तब ये वाला आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन इसके लिए आपको यहां पर 1.8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेटा दो बातें ध्यान से देखने लायक थी, एक सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, दूसरी बात अल्फा की जो वैल्यू है वो आपको गामा में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर हमने 3 से, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोग जो है फाइनल वॉल्यूम यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द टू होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर D1 एंड D2 आर कट इन द मेटल शीट व्हेन द शीट इज हीटेड। तो बताइए अगर एक मेटल की शीट थी उसमें से दो डायमीटर D1 और D2 वाले दो सर्कल्स को हमने इसमें से रिमूव कर दिया है, तो अब अगर इसको हीट किया जाएगा तो बेटा ये पूरी प्लेट जो है वो एक्सपेंड होगी, और जब पूरी प्लेट का एक्सपेंशन यहां पर होगा तो ये एक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह होगा। जैसे हम लोग मोबाइल में कोई पिक्चर जूम कर लेते हैं फोटोकॉपी में, पहले मोबाइल में जूम करने का ऑप्शन नहीं था तो पुरानी किताबों में लिखा था फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। जो हम लोग फोटोकॉपी कराने के लिए जाते हैं वहां पर अगर उससे एक आधार कार्ड छोटा सा भी होता है और उसको बोल देते भैया जरा इसको थोड़ा बड़े पेज में निकालना है, तो फिर वो पूरे आधार कार्ड छोटे से आधार कार्ड को बड़ा सा बना देता है। तो वहां पर आप देखते हैं हर चीज उसी रेशियो में बड़ी होती है जिस रेशियो में पूरे पेज का साइज बढ़ता है, ठीक है। तो भैया ऐसे केस में जब भी मेटल शीट एक्सपेंड करेगी तो जो डायमीटर्स हैं वो भी एक्सपेंड करेंगे, इसके बीच में कोई भी दो पॉइंट्स होंगे उनके बीच का सेपरेशन भी बढ़ेगा, इसका डायमीटर भी बढ़ेगा और शीट की डायमेंशंस भी बढ़ेंगी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा बोथ D1 एंड D2 विल इंक्रीज। इसके बाद अपने पास में अगला क्वेश्चन है, इफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो 3 गुना हो गया पहले से और जो प्रेशर था वो आधा रह गया। तो ऐसे मान लिया करिए कि पहले का प्रेशर P है और बाद का प्रेशर आधा रह गया, तो P/2 लिख दिया। पहले का वॉल्यूम V है तो बाद का वॉल्यूम बोल रहा है 3 टाइम्स हो गया, जैसा बोल रहा है वैसा करते चलो। टेम्परेचर पहला वाला कितना है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, 27 और प्लस 273 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। हाँ एक बात आपको बता दें, जो इक्वेशन अपने पास चलती PV इज इक्वल्स टू nRT, यहां पर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखा जाएगा, ठीक है। तो अब अपने पास दूसरा टेम्परेचर वो T2 आपसे पूछ रहा है, तो इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी बेटा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2। तो पहले का प्रेशर P है, वॉल्यूम V और टेम्परेचर कितना है 300, और बाद का प्रेशर P/2 हो गया, वॉल्यूम 3 टाइम्स ऑफ V हो गया, और बाद का टेम्परेचर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। PV से ये PV कैंसिल हो गया, यहां से अगर हम लोग चाहें तो 2 से 300 को कट अगर कर दें, या ठीक है 900 ही लिख दीजिए पहले, 3 इंटू 3 यानी कि 900 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 450 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 450 केल्विन, क्योंकि जो भी हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर वो केल्विन यूनिट के साथ में चल रहा है, तो 450 केल्विन। अगर ये डिग्री सेल्सियस में दिया होता ऑप्शन तो इसमें से -273 कर देते तो अपने पास वही आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाता। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, ग्राम स्पेसिफिक हीट अगर C मान लिया जाए तो क्या बनेगा Q अपॉन में M डेल्टा थीटा। तो आप ये बताइए स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट कब हो सकती है, क्योंकि मास जो है सब्सटेंस में रहेगा ही रहेगा, और डेल्टा थीटा अगर यहां पर 0 हो जाए, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर किसी बॉडी को आप हीट देते भी जा रहे हो या वहां से हीट निकालते जा रहे हो फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, ये प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार्नोट हीट इंजन में, जहां पर सोर्स और जो सिंक होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट को इनफिनाइट रखा जाता है। तो बेटा जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाएगा,
तो आइसोथर्मल स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफिनाइट हो जाती है। और अगर एडियाबैटिक होता तो Q जीरो हो जाता है, Q जीरो होता तो C जीरो हो जाता है। तो आप दोनों ही याद कर सकते हो, C एडियाबैटिक क्या होता है, जीरो, और C आइसोथर्मल क्या होता है, इनफिनाइट। तो स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इनफिनाइट हो जाती है। तो इनफिनाइट है, इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज में टेम्परेचर नहीं होगा, चाहे इससे हीट निकाली जाए या फिर इसको हीट दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में अ ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर बेटा थोड़ा सा ध्यान देना है कि आइस है अपने पास में, और आइस का भी टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है। और आपको पता है कि आइस का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर जो ग्राफ बना हुआ है टेम्परेचर का, किसके साथ में, हीट सप्लाइड के साथ, टेम्परेचर का हीट सप्लाइड के साथ ग्राफ बनाना है। तो बेटा शुरुआती टेम्परेचर निगेटिव है, यानी कि ग्राफ में हम लोग को माइनस से चलना पड़ेगा। अब आप जैसे ही हीट की सप्लाई देना स्टार्ट करेंगे, तो हीट तो देना स्टार्ट हो गया बेटा, यहां पर ध्यान से समझना, हीट देना स्टार्ट हो गया, इसलिए अब ये ग्राफ इधर आगे तो बढ़ता ही जाएगा। जब तक आप हीट देते जा रहे हैं कांस्टेंट रेट से, तब तक ये ग्राफ आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले जैसे ही आपने हीट देना स्टार्ट किया, तो आपको पता है कि आइस अपना टेम्परेचर -10 डिग्री से पहले लेकर के जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो बताइए सबसे पहले क्या होगा, आइस जो है वो निगेटिव के टेम्परेचर से चल करके जाएगी, और निगेटिव के टेम्परेचर से चलते चलते कहां पर पहुंच जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 0 पर जाते ही आइस में मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और मेल्टिंग वाला प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, और आइसोथर्मल होता है मींस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां तक आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, मेल्टिंग प्रोसेस हुआ है, और मेल्टिंग के बाद में अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। अब लिक्विड क्या करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो लिक्विड ने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया, ये लाइन कहां तक जाएगी बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। और 100 के बाद में क्या होगा, फिर से वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर से ग्राफ आइसोथर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। बेटा जिस लाइन से परपेंडिकुलर वही चीज कांस्टेंट, टी से परपेंडिकुलर हो गया लाइन तो टी कांस्टेंट हो गया। तो बताइए आइसोथर्मल ग्राफ फिर से बन जाएगा। और इसके बाद जैसे ही पूरी तरीके से स्टीम में कन्वर्जन हो चुका होगा, फिर स्टीम अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगी, अगर टेम्परेचर 100 के अबव लेकर के जाया गया तो। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ को आप इनमें से मैच करना चाहेंगे, तो ये पहला वाला ग्राफ इसलिए गलत हो जा रहा है क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग फर्स्ट से, सॉरी 0 से कर रखी है, और 0 से टेम्परेचर बढ़ाया, और मेल्टिंग का जो प्रोसेस है ये किसी एक्स टेम्परेचर पर जाकर के हो रहा है जो कि पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है। और जबकि आपको यहां दिया क्या गया है, आइस है, जिसको मेल्ट कहां पर होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसलिए पहला ग्राफ इसका नहीं होगा। इसका ग्राफ अगर ये वाला आपको दिखाया जाए, तो अगर आप इसी लाइन को थोड़ा सा नीचे बढ़ा दीजिए, ये प्रोसेस यहां से यहां तक मेल्टिंग का मान लीजिए, और उसके नीचे टेम्परेचर राइज का। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले टेम्परेचर बढ़ा है, फिर मेल्टिंग हुआ है, और फिर टेम्परेचर बढ़ा है लिक्विड का, और लिक्विड के बाद में बॉइलिंग स्टार्ट हुआ है, बॉइलिंग के बाद जो है उसका टेम्परेचर राइज कर गया। तो इस ग्राफ का लोअर पार्ट गायब है, तो इसलिए आपको लेकिन इसी को मान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मोर एप्रोप्रिएट यही अभी आपको यहां पर मिलेगा। अदरवाइज आप लोगों ने जो भी जनरल सॉलिड के लिए पढ़ा था, तो जनरली किसी सॉलिड के लिए तो नॉर्मली बताइए कि रूम टेम्परेचर पर ही होगा, अगर गिवन है तो पहले क्या होता था, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर बॉइल मेल्टिंग करेगा, फिर टेम्परेचर राइज करेगा, फिर बॉइलिंग होगी, फिर टेम्परेचर राइज करेगा, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है। लेकिन यहां पर बेटा आइस था, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, आइस के लिए ही पर्टिकुलर ये 0 डिग्री पर ही मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज बॉइल्ड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम एट दिस स्टेज द स्पेसिफिक हीट। सेम क्वेश्चन दोबारा भी अभी हमने आपको बताया कि जिस वक्त स्टीम में कन्वर्जन होता है या कोई भी स्टेट चेंज हो रहा होता है, चाहे सॉलिड से लिक्विड का हो, लिक्विड से सॉलिड का हो, लिक्विड से गैस का हो, या गैस से लिक्विड का हो, ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, आइसोथर्मल होते हैं। और स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या बनता है, Q अपॉन में m डेल्टा थीटा, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो चेंज 0 हो जाएगा, और 0 से जब आप किसी में भी डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कितना आ जाएगी, इनफिनाइट। नेक्स्ट है, एक बार ऑफ आयरन रॉड इज
10 सेंटीमीटर 20 डिग्री सेल्सियस पर। एक लोहे की रॉड है 20 डिग्री सेल्सियस पर, उसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर घटाया जा रहा है 20 से 19 लेकर के गए, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 90 डिग्री यानी टेम्परेचर घटा है, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ भी घटेगी, तो लॉन्गर वाले तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा। ठीक है, तो अब अपने पास इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, तो जरा चेंज के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। इनिशियल लेंथ कितनी थी बेटा 10 सेंटीमीटर। अल्फा कितना गिवन है 11 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और डेल्टा थीटा कितना हो रहा है चेंज 20 से 19। खाली चेंज अगर देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस है 1 केल्विन का चेंज हो रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 11 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, जहां पर 6 था उसकी जगह ये 5 हो जाएगा। तो डेल्टा एल 11 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ रहा है। अगर आप यहाँ बहुत अच्छे से लिखना चाहें तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो -1 आएगा, तो ये आंसर निगेटिव के साथ है। डेल्टा एल निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ है कि छोटा हो जाएगा कितने फैक्टर से 11 इंटू 10 पर -5 सेंटीमीटर रिड्यूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। दो स्फीयर्स हैं जो दो के दोनों सेम ही मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों ही बेटा कॉपर के ही बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, और बोल रहा है कि पहले वाले की जो रेडियस है R1 वो R2 से 1.5 टाइम्स है, तो यानी कि R2 छोटा हो गया और R1 बड़ा हुआ है। ठीक है, तो बताना यह है कि अगर दोनों का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज कराया जाए, यानी कि दोनों का राइज एंड टेम्परेचर भी इक्वल है, डेल्टा थीटा भी दोनों के लिए सेम है, और अगर सेम डेल्टा थीटा है तो किसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो हीट का रेशियो पूछा गया है, और हीट का रेशियो सेम राइज एंड टेम्परेचर के लिए गिवन सब्सटेंस के लिए, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर आपसे हीट कैपेसिटी पूछी गई है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग यहां पर लिखेंगे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। सेम सब्सटेंस है तो C सेम हो गया, टेम्परेचर चेंज दोनों के लिए 1 केल्विन है तो सेम हो गया, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच रहा है मास, और मास बराबर बेटा क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फिर से बता रहे हैं कि सेम सब्सटेंस है तो डेंसिटी का भी रोल खत्म हो गया, तो हीट का अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ऑब्जेक्ट कैसे हैं स्फेरिकल हैं, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3। तो रेशियो अगर बना देंगे Q1 अपॉन Q2 का, तो R1 अपॉन R2 का क्यूब हो जाएगा बेटा यहां पर 1.5 डिवाइडेड बाई 1 R से R चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, R2 R1 का रिलेशन यही दिया ही था, R1 जो था 1.5 टाइम्स ऑफ R2 था, और R2 से R2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और पावर लगी हुई है 3, तो डेसिमल हटा दिया 0 लगा दिया, 5 से काट दिया, इधर 3 बार और इधर 2 बार, क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो यही हीट का रेशियो आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 27/8। एकदम अच्छा क्वेश्चन है और इजी वे, कोई इसमें कठिन चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ द टू बॉडीज इज 5:6। तो ρ1 अपॉन ρ2 आपको कितना गिवन है 5/6, एंड द स्पेसिफिक हीट इन द रेशियो, तो यानी कि C1 अपॉन C2 कितना गिवन है 3/5। देयर थर्मल कैपेसिटीज फॉर यूनिट वॉल्यूम, तो यानी थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बताना है। थर्मल कैपेसिटी का भैया फॉर्मूला क्या होता है, थर्मल कैपेसिटी बराबर होता है मास इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट। अब आप देखिए स्पेसिफिक हीट का रेशियो आपको गिवन है, आपको थर्मल कैपेसिटी का रेशियो बताना है, थर्मल कैपेसिटी को TC लिख दिया, तो थर्मल कैपेसिटी का रेशियो आपको बताना है TC1 अपॉन TC2। तो मास के डायरेक्टली, लेकिन मास यहां पर नहीं गिवन है, यहां पर डेंसिटी का रेशियो गिवन है, और मास बराबर हो जाता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बताइए मास बराबर क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट।
तो यहां पर रेशियो जो पूछ रहा है वो थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम को अगर आप इधर डिवाइड कर देंगे तो ये जो फैक्टर बन जाएगा वो हो जाएगा थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू सी। अब चलो एक काम कर लो, थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए इसको x1 मान लिया जाए, इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये इस पूरे रेशियो को क्या मान लिया, x मान लिया, तो हम लोग x निकाल देंगे, मतलब थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब आप बता दीजिए x1 डिवाइडेड बाई x2 बराबर ρ1 C1 और डिवाइडेड बाई ρ2 C2। तो ρ1 अपॉन ρ2 कितना गिवन है 5/6 और ये गिवन है 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है, ये x1 x2 क्या है, थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट अपने पास में ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, इसको आपको ऐसे ही डायरेक्टली याद रखना है कि टेम्परेचर जो होता है किसी का भी लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट का वो मेटल्स के लिए वेरी करता है टेम्परेचर के साथ नॉन लीनियरली। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, पहले नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, पहले इसका स्लोप दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ रहा है, बाद में स्लोप जो है थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रिंकलिंग ऑफ द वाटर रिड्यूसेस स्लाइटली द टेम्परेचर ऑफ क्लोज्ड रूम। तो आपको पता है भैया कि पानी का छिड़काव करते ही, जैसे ही हम लोग पानी को कहीं कमरे में छिड़क देंगे तो आपको पता है कि वो पानी 300 साल तक वहां पड़ा नहीं रहेगा, वो पानी वहां से सुबह होते होते गायब हो जाएगा। कहाँ गया, एवेपोरेट कर गया। वाटर को उड़ाने के लिए क्या हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, नहीं, बॉइलिंग के टाइम पर आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है उसे बॉइलिंग कहते हैं, और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है या वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग जब नहा करके आते हैं या हाथ पैर में थोड़ा सा पानी अगर लगा लिया जाता है तो पंखे के नीचे बैठते ही तेजी से ठंडक का एहसास होता है। ये ठंडक कहां से आ रही है, ये वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इस्तेमाल करेगा वो, या एवेपोरेशन के लिए लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन इस्तेमाल करेगा, और जिसके लिए वो हमारी बॉडी से हीट को खींच लेता है और हमको ठंडक का एहसास होने लगता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने रूम में पानी को छिड़क दिया है तो वहां से रूम में जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है फर्श का या दीवार का, तो वहां से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहां का टेम्परेचर घट जाएगा। तो वाटर के पास में लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, यहाँ पर इवेपोरेशन भी हो सकता था और ज्यादा करेक्ट। तो फिलहाल अभी यही है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वाटर को वेपराइज होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिस हीट को वो उसी रूम से ले लेता है। तो रूम से जैसे ही वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा रूम में ठंडक आ जाएगी। अगला है ऑन अ टेम्परेचर स्केल वाई वाटर फ्रीजेस एट -160। बेटा ये फिर से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा सबसे पहला क्वेश्चन था कि वाटर फ्रीज कर रहा है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को ऑन अ टेम्परेचर स्केल वाई वाटर फ्रीजेस एट -160 डिग्री वाई, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को ये कितना रीड करता है, -160 डिग्री। और जो बॉयल होता है तो बॉयल होने का टेम्परेचर बताइए, यहां पर बॉइलिंग यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, वो कितना यहां पर दिखा रहा, -50 डिग्री वाई दिखा रहा है। तो इस वाई स्केल पर टेम्परेचर 340 केल्विन कितना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इस बार यहां पर बेटा जो रिलेशन हम लोग बनाएंगे वो रिलेशन हम लोग को लेकर के चलना पड़ेगा केल्विन स्केल का। तो 273 और यहां पर 100 है तो 373, और केल्विन स्केल पर ये टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 340 केल्विन। तो बेटा इधर आपको जो टेम्परेचर दिया गया है वो 340 केल्विन है, तो वो वाई स्केल पर कितना हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसको हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने एक बार कर लिया, पहले इधर से रेशियो बनाते हैं 373 माइनस 340 और डिवाइड करेंगे 373 माइनस 273। तो 373 माइनस किया हम लोगों ने 340 और डिवाइड किया 373 माइनस 273।
अब जो रेशियो जैसा हम लोगों ने नीचे बनाया बिल्कुल वही रेशियो ऊपर बनाएंगे। तो ऊपर पहले आएगा माइनस का 50 और माइनस का y और डिवाइड कर देंगे माइनस का 50 माइनस माइनस 160 यानी प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 50 और प्लस का 160, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। तो 373 से 340 कितना डिफरेंस इसका आ जाएगा, 33 का ऊपर और डिवाइड बाई यहां पर 100 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 50 और माइनस का y और डिवाइडेड बाई माइनस का 50 और प्लस का 160 है, माइनस का 50 और प्लस का 160 है। तो ये कितना बचेगा, पॉजिटिव में ही आंसर आएगा कितना, 50 और प्लस 160 तक जाना है तो 90, 110। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें से 0 चला गया, 5 और 1 6 और 1, तो प्लस का बचेगा अपने पास में 110। तो यहां से 0 से वाला 0 कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग। तो इधर आ जाएगा 11 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 10, 33 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 50 और माइनस का y। तो ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y बन जाएगा। उधर लिखा हुआ है माइनस का, ठीक है, माइनस का y इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर 50 लिखा हुआ है और ये उधर जाएगा पूरा का पूरा, तो ये भी निगेटिव में हो जाएगा 33 इंटू 11 और डिवाइडेड बाई 10। इसको आपको अब सॉल्व कर देना, तो इसका y का आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा है, 8, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा माइनस का 86.3। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस का 86.3 डिग्री y। सॉल्व करके देख सकते हैं आप इसको, माइनस का 50 है और माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए 33 की 3 और फिर 33 और 3 36 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 10 इधर है तो 0 इधर रख दिया हम लोगों ने, तो माइनस का ये बन जाएगा 36.3, 50 और 30 80 और 6.3 तो 86.3 डिग्री y। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हल्की सी ज्यादा थी, ज्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट द टेम्परेचर, तो बताइए वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन ये टेम्परेचर यहां पर गिवन नहीं है। फॉरेनहाइट में सारे आंसर हम लोग को गिवन है, तो आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में रख, इक्वेशन में रख करके निकाल सकते हैं। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, तो 9C इज इक्वल टू 5F और माइनस 160, डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया 4, तो 36 इज इक्वल टू 5F और माइनस का जो 160 इधर आ जाएगा तो प्लस का 160, तो 5F इज इक्वल टू 6 और 9 196, तो F इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे हम लोग 15 और 4 19, फिर 939.2 डिग्री फॉरेनहाइट, ये ऑप्शन में मिल जा रहा है 39.2 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है बट अगर जल्दबाजी में हो सकता है किसी ने गलत कर दिया हो, 4 डिग्री सेल्सियस होता है यहां पर। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई, परसेंटेज में दे रखा है, तो अभी भी बेटा बताया था फ्रैक्शनल चेंज होता है डेल्टा V बाई V और परसेंटेज चेंज होता है अगर उसी में कोई 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 आप करोगे तो वही परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो बताइए यहां पर अपने पास वॉल्यूम के चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, V गामा डेल्टा थीटा। क्या फाइंड आउट करना है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस राइज किया जाता है तो वॉल्यूम परसेंटेज में कितना बढ़ जाता है 24%। तो आपको गामा की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा की वैल्यू आपको बता देनी है। तो यहां से पहले गामा मिलेगा फिर अल्फा में कन्वर्ट कर लेंगे,
तो डेल्टा V अपॉन में V इंटू कर दिया हम लोगों ने 100 इज इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा इंटू इधर भी आपको 100 करना पड़ेगा क्योंकि इधर 100 से मल्टीप्लाई तो इधर भी। ये आपको गिवन है 0.24 इंटू 100 इज इक्वल टू गामा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। डेल्टा थीटा आपको गिवन है 40 और इंटू इधर हो गया 100। ठीक है, तो इंटू 100, अच्छा ठीक है, दोनों साइड में चेंज करेंगे ही। तो गामा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहां से। परसेंटेज चेंज 0.24 परसेंटेज दे रखा था। इधर ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी बेटा 100। यहां पर जो परसेंटेज चेंज है वो इस पूरे फैक्टर को ही बोल रहे हैं। ये इतना पूरा जो फैक्टर है इस पूरे को ही परसेंटेज चेंज बोला जा रहा है। तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 ये जो पूरा फैक्टर है ये बन गया परसेंटेज चेंज। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा 0.24। तो अब आप बता दीजिए गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.24 और डिवाइडेड बाई 40 और इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां से अगर इसको हम डेसिमल हटा दें तो 10 की पावर -2 तो ये लिख सकते हैं, और दो ये और एक ये जीरो अगर मान ले तो इनको अगर सबको ऊपर ले जाए तो 10 की पावर -3 ये बन जाएगा, और 4 से अगर 24 को काट दें तो 6 ये बन जाएगा। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -5। तो ये गामा मिल गया, और गामा इज इक्वल टू होता है बेटा 3 अल्फा। तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -5, इसलिए अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आपको याद रखना है, हाँ, इस पूरे की जगह पर ही जो भी आपको परसेंटेज, क्योंकि इस पूरे का नाम है परसेंटेज चेंज, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 कोई भी क्वांटिटी हो। जैसे कोई कहता है A का परसेंटेज चेंज बताना, तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। फ्रैक्शनल चेंज बताना है, केवल डेल्टा A बाई A, तो ये होता है फ्रैक्शनल चेंज, और इंटू 100 करोगे तो क्या बन जाएगा परसेंटेज चेंज। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टू बी राइज्ड 24 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है बाई एडिंग स्टीम टू इट। द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज इज। तो यहां पर बेटा कैलोरीमेट्री के, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई होगा, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि अगर किसी तरीके का सराउंडिंग में कोई हीट लॉस ना हो तो हीट गिवन बाई हॉट बॉडी बराबर हीट टेकन बाई कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर अभी 24 डिग्री सेल्सियस था। इसका टेम्परेचर राइज हमने करा दिया है, 100 ग्राम वाटर ही रहेगा अभी, और टेम्परेचर 24 से बढ़ा करके 90 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने कर दिया है। तो यहां पर ओवरऑल टेम्परेचर चेंज कितने का आ रहा है, 6 हो गया इधर पीछे, और 60, तो टेम्परेचर चेंज आ रहा है 66 डिग्री सेल्सियस का। और अब यहां पर कहा यह जा रहा है द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो यहां पर बेटा अपने पास में स्टीम है, और स्टीम कहां पर होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मास गिवन नहीं तो इसको m मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये वाला 90 डिग्री सेल्सियस का वाटर स्टीम से हीट कब तक लेगा। तो भैया पहला प्रोसेस तो जब स्टीम कंडेंस होगी तब वो हीट देगी। अभी टेम्परेचर 100 है भाई, ऊपर है, और जब तक आदमी ऊपर है तब तक तुमको अभी दे सकता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस की पहले ये वाटर में कन्वर्ट हुआ है, और फिर भी अगर ये हीट देने के काबिल है तो इसका मतलब अभी अपना टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक और ला सकता है, अमाउंट उतना ही रहेगा। तो यहां पर बेटा अब हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन संभाल करके करना है। यहां पर क्या हीट जाएगी, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। वाटर के लिए C की वैल्यू 1 हो जाती है, 100 ग्राम है, C की वैल्यू 1 है, और डेल्टा थीटा कितना है 66। तो टोटल कितनी हीट गई 6600 कैलोरी की। यहां पर बेटा पहले प्रोसेस में लगेगा Q इज इक्वल टू M लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो 540 M हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में केवल टेम्परेचर चेंज हुआ तो यहां पर भी Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। तो मास कितना है यहां पर बेटा, M मास मान करके चल रहे हैं, C की वैल्यू 1 है, और डेल्टा थीटा हो गया 10, तो इधर कितना हो गया 10 M। तो ओवरऑल इसने हीट टोटल कितनी दे दी 540 और प्लस 10 यानी कि 550 M।
तो अब आप ये बताइए, हीट गिवन बाई हॉट बॉडी कितना है 550 m, और हीट टेकन बाई कोल्ड बॉडी कितना है 6600 कैलोरी। तो इन दोनों हीट को आपको इक्वल करा देना होगा, तो वहीं से आपको आंसर मिलेगा 550 m इज इक्वल्स टू 6600। तो यहां से आप देखिए एक जीरो कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल्स टू 660 और डिवाइडेड बाई 55। पहले 5 से चाहो तो 5 से काट सकते हो, इधर 11 और ऊपर 5 132 बाई 11। इसको सॉल्व कर दिए, 11 से जाएगा एक बार, 11 और 2 फिर 2, तो सीधे सीधे आपको यहां से आंसर मिल जाएगा कितना 12 ग्राम। हीट गिवन बाई हॉट बॉडी बराबर हीट टेकन बाई कोल्ड बॉडी। एकदम सिंपल तरीका है। यहां पर बस सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन कौन से स्टेप्स का सीक्वेंस कैसा रहेगा। सबसे पहले जीरो पर अगर कोई आइस है तो पहले मेल्ट होगी, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर स्टीम में कन्वर्ट होगा, फिर पहले 100 तक टेम्परेचर बढ़ाएगा और फिर 100 पे स्टीम में चेंज होगा। फिर भी अगर हीट बची रह गई तो फिर जाकर के स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगला है 200 ग्राम ऑफ ए सॉलिड बॉल 20 डिग्री सेल्सियस। इसको ड्रॉप किया जा रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। 200 ग्राम की एक बॉल है जिसका टेम्परेचर है अभी 20 डिग्री सेल्सियस। इसको एक वाटर में ड्रॉप कर दिया जाता है और वाटर का अमाउंट इक्वल लिखा, यानी कि 200 ग्राम वाटर भी है अपने पास। इस वाटर का टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। और अब जैसे ही ये वाली बॉल इसके अंदर पड़ी हुई है तो इस वाटर का टेम्परेचर जो है फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यानी कि इस बॉल ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया है, यानी कोल्ड वाली बॉडी हीट की रिक्वायरमेंट कर रही है, मांग रही है हीट, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है कितना 60 से 20 हो गया। टेम्परेचर चेंज कितना है बेटा 40 डिग्री सेल्सियस डेल्टा थीटा 1। और यहां पर टेम्परेचर चेंज, इधर का टेम्परेचर घटा है तो डेल्टा थीटा 2 कितना हो गया है 80 माइनस 60 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। तो इधर का चेंज आया 40, उधर का चेंज आ गया 20। तो अब यहां पर हमको इन दोनों की स्पेसिफिक हीट को कंपेयर करना है C1 और C2 को। ठीक है, तो C1 और C2 को कंपेयर करना है। तो अब आपको यह समझना है कैसे कंपेयर करा सकते हैं। बस कॉमन सेंस की बात है, हीट गिवन बराबर हीट टेकन। तो हीट गिवन बाई हॉट बॉडी बराबर कर दिया जाएगा हीट टेकन बाई कोल्ड बॉडी। तो हीट गिवन में कौन किसका नाम आएगा वाटर का, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर ज्यादा था। तो क्या लगा दिया गया mc डेल्टा थीटा। तो इसकी c को हम लोगों ने C2 मान रखा है, थोड़ा ध्यान देना, C2 किसको मान रखा है वाटर को। तो C2 बराबर C ऑफ वाटर लिख दिया। C2 किसके बराबर है C ऑफ वाटर। तो mc डेल्टा थीटा 1 की डेल्टा थीटा 2, डेल्टा थीटा 2, और यहां पर भी mc1 डेल्टा थीटा 1। तो मास दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो गया। स्पेसिफिक हीट का रेशियो बताना है तो C2 और डेल्टा थीटा 2 पहले वाले के लिए कितना है 20 और बराबर पहले इसके लिए स्पेसिफिक हीट C1 और टेम्परेचर चेंज इसका है बेटा 40। तो यहां से 20 से 40 को कट कर देंगे, दो बार कट गया। तो C2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C1, यानी कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो दिए गए मेटल की स्पेसिफिक हीट का डबल है। और या फिर इसका उल्टा आप बोल सकते हैं कि जो मेटल की स्पेसिफिक हीट बनेगी C1 वो वाटर की स्पेसिफिक हीट का आधा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 1/2 ऑफ वाटर, क्योंकि मेटल की सॉलिड की पूछी गई है। तो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट जो होगी वो वाटर की स्पेसिफिक हीट का हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। इसको मिक्स किया जा रहा है इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। बेटा जब सेम स्टेट में मिक्सिंग होती है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं m1c1 थीटा 1 प्लस m2c2 थीटा 2 अपॉन में m1c1 प्लस m2c2, m1c1 और प्लस m2c2। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा जब मिक्सिंग होगी सेम स्टेट में। अब एक बात और है, क्योंकि दोनों ही वाटर हैं तो स्पेसिफिक हीट दोनों की सेम हो गई। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये दे रखा है कि
यहां पर मास नहीं गिवन है बल्कि वॉल्यूम गिवन है, और दोनों ही लिक्विड है तो दोनों की डेंसिटी भी सेम होगी, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सबका डेंसिटी भी कॉमन लेकर के कैंसिल हो गया, तो फार्मूला बन गया बेटा V1 थीटा 1 और प्लस V2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। भैया अगर कोई ना समझ पाया हो तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा बेटा। तो जब वॉल्यूम देखा जाएगा तो सबका डिफरेंट आ रहा है, और लेकिन डेंसिटी तो वाटर ही है, तो ऊपर नीचे जैसे सी को कैंसिल किया वैसे डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू अपने पास डायरेक्टली आ जाएगी V1 0.1 और मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना था इसका 80 और प्लस 0.3 इसका टेम्परेचर कितना था 60 और डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 0.3। तो ये अपने पास में आ जाएगा। अगर आप चाहो तो डेसिमल देखो सभी में एक ही पॉइंट पर लगा हुआ है तो कॉमन लेकर के उड़ा सकते हैं। तो ऊपर हो गया अपने पास में 80 और प्लस 80 और प्लस 180 और डिवाइडेड बाई 4। डेसिमल ना उड़ाया हो तो ज्यादा ठीक रहता है, चलो कोई बात नहीं, बात वही पड़ेगी। तो 80 प्लस 180 कितना हो जाएगा 0 और 6 और 2, 260 डिवाइडेड बाई 4। तो अपने पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 बार 65। ठीक है, तो फाइनल जो टेम्परेचर आ जाएगा वो अपने आपको मिल जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस। मास की ही जगह पर वॉल्यूम आ गया क्योंकि डेंसिटी सेम थी इसलिए डेंसिटी कैंसिल हो गई। लास्ट क्वेश्चन है इसका अपने पास में, एक आइडियल गैस है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है किसी रिलेशन की तरह से P T की पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग में कई बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर आप चाहो तो प्रेशर को यहां से हटा सकते हो, तो P बराबर क्या आ जाएगा nRT अपॉन V। अच्छा कुछ लोग ये पूछ सकते हैं सर आप ऐसा क्यों सोचने लगे, कैसे सोचने लगे इस चीज को। तो बेटा हम लोगों को निकालना क्या, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि इक्वेशन अपने पास क्या चलेगी, डेल्टा V बराबर V गामा डेल्टा थीटा। ओवरऑल एक ही इक्वेशन और है ही क्या, तो गामा बराबर क्या निकल करके आएगा डेल्टा V अपॉन में V और इंटू 1 अपॉन डेल्टा थीटा। चाहो तो इसको डेल्टा T कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर अभी टेम्परेचर को T लिख रहे हैं, तो इसलिए इसको भी डेल्टा थीटा को डेल्टा T कर लो। अब ये बताओ कि हमें रिलेशन चाहिए वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, और ये रिलेशन किसका दे रखा, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ। तो मेरी मजबूरी है ना कि प्रेशर को हटाएंगे तभी यहां पर वॉल्यूम आएगा, तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोगों ने यहां से हटा दिया। तो अब जरा यहां पर रखिए तो क्या बन जाएगा, प्रेशर की जगह पर क्या गया nRT अपॉन में V और इंटू एक T की पावर 3 लिखा है बराबर कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स आर फिर से कांस्टेंट हो गया, तो T की पावर 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बन गया, या ऐसे लिख दीजिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। फिर हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन लिखी हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, तो अगर स्मॉल चेंज के लिए लिखा जाए तो फ्रैक्शनल चेंज लिखने का तरीका हो सकता है डेल्टा V अपॉन V बराबर 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T बाई T। एरर में पढ़ा हुआ था कि जो पावर होती है उसका आगे मल्टीप्लाई है, लेकिन ये इसके लिए चेंज बहुत ज्यादा टेम्परेचर में नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब तक कम टेम्परेचर चेंज होगा तभी तक इस तरीके से सवाल वैलिड रहेगा, लेकिन अब पूछा भी यही जाएगा, ज्यादा उसमें आपको कुछ सोचना नहीं। तो डेल्टा V बाई V, हाँ रिलेशन चेंज कर सकता है, PT स्क्वायर लिख सकता है, PT की पावर 4 लिख सकता है, तो जो भी लिख देगा यार वही काम करना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। तो डेल्टा V अपॉन V आपको कितना मिल गया यहां से 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T बाई T। तो भैया गामा की वैल्यू आपको निकालनी थी, इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन में V की जगह पर 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T अपॉन में T लिख दिया, और इंटू आगे लिखा था 1 अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया, तो अपने पास में बचा हुआ है यहां पर बेटा डेल्टा T अपॉन T था, इस जगह पर 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T बाई T था,
और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 4/t। ठीक है, एकदम सिंपल है। दोबारा फिर से सुन लीजिए, एक आइडियल गैस है जो एक्सपेंड कर रही, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने इसीलिए इस्तेमाल कर पाई है। पीटी की पावर 3 बराबर कांस्टेंट था, हमें वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए था, इसलिए प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो प्रेशर को हटा करके यहां पर रखा, तो हम लोग को टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन मिला। फिर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए डेल्टा V अपॉन V बराबर 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T अपॉन T हो सकता है। गामा के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन की इक्वेशन लिखे डायरेक्ट, गामा की वैल्यू यहां से डेल्टा V बाई V को रिप्लेस किया 1 अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो गामा बराबर कितना मिल जाएगा 4/t। इसके बाद के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।